आ जाओ भाई। आज का जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है उनके बारे में। और क्लासेस बाय पूनिया सर, पूनिया फार्मेसी कोचिंग से। और हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारी ब्लड के अंदर, एक बार इस टॉपिक को समझें कि हमारे ब्लड के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और ऐसे बहुत सारे जो आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका लेवल कम ज़्यादा होने से हमारा ब्लड का पीएच जो है वो बदल जाता है और कई सारे प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट की बाहर से रिक्वायरमेंट भी होती है। और इन इलेक्ट्रोलाइट के जो रोल हैं इनके बारे में डिस्कशन फार्माकोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स में और जगह जगह इसका डिस्कशन होता है। लेकिन इस सब्जेक्ट से संबंधित जितनी बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लेते हैं। देखो, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन को कहाँ यूज़ करेंगे। तो आपको इसको रटना नहीं है, आपको ये देखना इसमें सोडियम है। और आपको पता है यदि सोडियम होगा तो ये हमारी बॉडी में जाके क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा, पानी के साथ मिल जाएगा। क्योंकि आपके ब्लड में वाटर मॉलिक्यूल हैं और उसके साथ मिलके ये सोडियम है तो NaOH जो है वो बन जाएगा। और NaOH आपको पता है एक बेस है, तो ये pH क्या है, बढ़ाएगा। ये pH क्या है, इंक्रीज करेगा। ये pH इंक्रीज करेगा। दूसरा, ये इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड है और लैक्टेट है, इसका मतलब लैक्टिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड का काम क्या है, pH को कम करना इसका काम है। इन दोनों के अंदर आप देखें तो देखो, लैक्टिक एसिड pH कम करेगा और ये जो NaOH है जिसको कास्टिक सोडा भी बोल देते हैं, ये pH बढ़ाएगा। इन दोनों के अंदर ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए अल्टीमेटली pH क्या है, बढ़ेगी। ब्लड की pH बढ़ेगी और बढ़ेगी तो आप कह सकते हैं इनको कहाँ यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक एसिडोसिस। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सिस्टमिक एसिडोसिस का क्या मतलब है और सिस्टमिक एल्कलोसिस का क्या मीनिंग है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो ब्लड की pH है, हमारे ब्लड की pH एग्जैक्टली आप 7.4 बोलते हैं और इसको 7.40 भी लिख सकते हैं। लेकिन तो ब्लड हमारा एक बफर होता है और इसकी pH 7.4 है। लेकिन रेंज की बात करें 7.40 है, तो इसमें 0.05 कम कर दें तो यानी एक रेंज की बात करें तो 7.35 से लेके और हमारे ब्लड की pH रहती है 7.45। तो ये हमारे ब्लड की pH रेंज है। और आप एग्जैक्टली यदि ए की वैल्यू की बात करें तो 7.4 बोलते हैं, 40। इससे ऊपर आगे 0.05 जोड़ दिया ये और कम कर दिया ये, तो ये आपके ब्लड की pH रेंज है। और यदि आपका ब्लड की pH इस रेंज में रहेगी तब तो इसका मतलब ठीक है। लेकिन ब्लड की pH यदि इससे कम हो जाए, इस 7.35 से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिस्टमिक एसिडोसिस। क्योंकि सिस्टम एसिडिक हो गया, pH कम होना एसिडोसिस। और यदि ब्लड की pH 7.45 से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिस्टमिक एल्कलोसिस। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सिस्टमिक एसिडोसिस का मतलब क्या होगा। तो आप कहेंगे pH ऑफ द ब्लड और लेस देन, ये लेस देन का साइन है, लेस देन 7.35। और ऐसे कंडीशन के अंदर यदि ब्लड की pH कम हो जाए तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम, ऑर्गन और एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। इसलिए इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस सिस्टमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में क्या देंगे, सोडियम लैक्टेट। कैसे, क्योंकि सोडियम आते आप समझ जाएंगे, इससे NaOH बनेगा और NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये pH को बढ़ाएगा। और जैसे ही pH बढ़ेगी, इससे ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद दूसरी जो है, जैसे आपने देखा कि सिस्टमिक एल्कलोसिस का मतलब क्या है, तो कहेंगे pH इज़ मोर देन 7.45। इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा होना ये सिस्टमिक एल्कलोसिस है। तो ऐसे केस में पेशेंट को हम अमोनियम जो क्लोराइड है इसका इंजेक्शन देंगे। और जैसे अमोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन देंगे तो देखो, अमोनियम से तो क्या बनेगा, इससे तो बनेगा NH4OH।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है और बेस का काम पीएच बढ़ाना होता है। दूसरा इससे जो Cl है, क्लोराइड से Cl है, इससे क्या बनेगा, इस Cl से बन जाएगा HCl। और आपको पता है तो ये HCl जो है इसका काम पीएच को क्या है, कम करना। दोनों में से हम देखें तो दोनों में HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब पीएच क्या है, कम होगा। और कम होगा तो एल्कलोसिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको अगला दोनों ऑप्शन लिख के देगा कि सिस्टमिक एल्कलोसिस का मतलब क्या है, पीएच का ज़्यादा होना, हमें कम करनी है। तो दिख रहा है यहाँ Cl से HCl बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये पीएच को क्या है, ये पीएच को कम कर देगा। और जैसे ही आपको कहे कि सिस्टमिक एसिडोसिस है तो पीएच कम है, हमें पीएच को बढ़ाना है, जैसे सोडियम देखेंगे पीएच बढ़ जाएगी। तो इनको हम इस पर्पज़ के लिए काम में लेते हैं। इसी पोर्शन के अंदर कुछ और चीज़ें भी पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि डेक्सट्रोज जो है, और हॉस्पिटल में आपको पता है डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन खूब चलता है, तो डेक्सट्रोज जो है वो हॉस्पिटल में 2.5% से लेके और 50% जो रेंज है इस तक चलता है। इस परसेंटेज तक डेक्सट्रोज को हम हॉस्पिटल में काम में लेते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि डेक्सट्रोज का मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ कौन सी काम में लेते हैं, तो वो 5% होती है इसी रेंज में 5%। या आप इसको दूसरे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, किसी ने 10% ज़्यादा सेल किया हो, लेकिन मोस्ट कॉमन जो डेक्सट्रोज काम में आता है वो 5% है। और इसकी वजह है क्योंकि ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बनाता है। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि डेक्सट्रोज किस कंसंट्रेशन के ऊपर आइसोटोनिक होती है, तो आप कहेंगे 5% के ऊपर डेक्सट्रोज क्या है, आइसोटोनिसिटी शो करता है। और ये जो 5% है, इसी को शो करने का दूसरा तरीका है, इसको D5W ऐसे भी लिख देते हैं। तो D का मतलब डेक्सट्रोज और 5 क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। तो 5% डेक्सट्रोज जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो बनाता है, और इसीलिए हॉस्पिटल में इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा डेक्सट्रोज 5% के अलावा मैं कहूँगा जो नॉर्मल सेलाइन है, और नॉर्मल सेलाइन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 0.9% जो NaCl सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये नॉर्मल सेलाइन है। नॉर्मल सेलाइन साल्ट का सॉल्यूशन, और 0.9% ये आइसोटोनिक होता है। और कोई आपसे पूछे कि 0.9% सॉल्यूशन कैसे बनेगा, या नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो नॉर्मल सेलाइन का मतलब 0.9% NaCl। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 0.9 और ग्राम को मैं G से लिख रहा हूँ, इन 100 ml ऐसे बनेगा। देखो परसेंट है, इसका मतलब क्या है, 100, तो ये तो 100 ml होगा। और 0.9 का मतलब ये क्या है, ग्राम होगा, ये हमेशा याद रखना है। तो इसका मतलब 0.9 ग्राम NaCl को, नमक को मैं 100 ml पानी में घोल देता हूँ, तो आपके पास में नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, 100 ml सॉल्यूशन। यदि आपको 1000 ml बनाना है, तो देखो मैं इधर 1 0 ऐड करूँगा, तो इधर भी करूँगा, तो 1000 करना है, तो आप क्या कहेंगे, 9 ग्राम को, 9 ग्राम जो NaCl है उसको 1000 ml के अंदर क्या है, ऐड कर देंगे। और 1000 ml का मतलब क्या है, 1 लीटर। तो यदि आपको कई बार पूछ लेते हैं कि आपको 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या कहेंगे, सीधा आप कहेंगे 9 ग्राम नमक को, 9 ग्राम जो नमक है NaCl है उसको 1000 ml या 1 लीटर में हम घोल दें, तो आपका नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन बन जाता है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट के हेडिंग के अंदर ही आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। और आपसे पूछे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो सारे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के बराबर होता है,
वो, या यूँ कहें कि वो सारे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल सेलाइन के बराबर होता है, एक ही बात है, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के बराबर ही होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, पहला मैंने आपको बताया कि डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन, और डेक्सट्रोज का कितना परसेंट सॉल्यूशन था, 5%। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया नॉर्मल सेलाइन, जो NaCl का सॉल्यूशन है, 0.9% NaCl नॉर्मल सेलाइन होता है, आइसोटोनिक होता है। और तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो हॉस्पिटल में काम आता है बहुत बार, एल्ब्यूमिन। क्या है? ALBUMIN, एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन जो है इसके भी अलग अलग कंसंट्रेशन आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि एल्ब्यूमिन जो है ये भी 5% के ऊपर आइसोटोनिक होता है। तो दो चीज़ें याद कर लीजिए साथ साथ कि डेक्सट्रोज ये भी 5% पे आइसोटोनिक है, और एल्ब्यूमिन का सॉल्यूशन 5% पे आइसोटोनिक होता है। ज़्यादा होगा तो एल्ब्यूमिन हाइपरटोनिक बन जाएगा, ज़्यादा होगा डेक्सट्रोज यदि 5 की जगह 10% है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और यदि मैं कहूँ डेक्सट्रोज का 2.5% है तो वो 5% से कम है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? कम है तो क्या? हाइपोटोनिक। ऐसे ही एल्ब्यूमिन के केस में होगा। तो ये तीनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक ही मतलब है कि वो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के बराबर है, या कई बार ब्लड ऑप्शन ना दे के नॉर्मल सेलाइन के बराबर है, वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन को हम एज ए ड्रग व्हीकल काम में लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट एडमिट है और ये ऊपर ड्रिप की बोतल चल रही है, ऊपर लटका रखी है इसको, और ये पेशेंट की ये ड्रिप जो है ये चल रही है, ये पेशेंट का हाथ है और इसके अंदर ये ड्रिप चल रही है। तो ये जो पेशेंट के ड्रिप आपकी चल रही है, तो यहाँ जो नॉर्मल सेलाइन या ऐसे सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक है उन सॉल्यूशन का इन्फ्यूज़न करते हैं, और उसी के अंदर आपको यहाँ ये जो बोतल है इसी के अंदर सिरिंज से आप क्या है इसमें ड्रग जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं, और ये ड्रग आपके ब्लड में जाके पहुँच जाएगी। तो इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है इनको एज ए व्हीकल भी हम कॉमनली काम में लेते हैं। लेकिन ये सोडियम लैक्टेट है, ये कोई आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं, इसको कोई व्हीकल के तौर पे नहीं, इसको यूज़ करते हैं सिस्टमिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में। और अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, इसको सिस्टमिक एल्कोलोसिस के ट्रीटमेंट में क्या है यूज़ करते हैं। तो ये कॉमन सी बातें आपको याद रखनी है। बाकी और कोई चीज़ें इसके काम की आपके नहीं हैं, और बाकी होंगी तो वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आता है डेंटल प्रोडक्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा पोर्शन है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। डेंटल प्रोडक्ट में, जैसे डेंटल प्रोडक्ट में या तो आप टूथपेस्ट काम में लेते हैं या टूथ पाउडर जो है ये काम में लेते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चाहे आप टूथपेस्ट लें चाहे टूथ पाउडर लें, इन दोनों के अंदर जो कॉमन कंपोनेंट हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। और सबसे पहले मैं लेता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है डेंटिफ्राइज। और डेंटिफ्राइज के तौर पे हम कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको एक ही एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट याद करना है। और जिस तरह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, सभी एग्जाम्पल में देखो कैल्शियम आ गया, कैल्शियम आ गया, पूरा नाम अगला लिखेगा डाई कैल्शियम फोस्फेट, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। आपको डेंटिफ्राइज का नाम आते ही एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है? कैल्शियम साल्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे डाई कैल्शियम फोस्फेट हो, चाहे ट्राई कैल्शियम फोस्फेट हो, इनको काम में लेंगे। और जो डेंटिफ्राइज हैं इनका काम क्या है? इनका काम है दांतों को पॉलिश करना। हमारे जो टीथ हैं उनको पॉलिश करते हैं। और ये ऐसे जैसे हम घर में, जैसे पुराने टाइम और आज भी पुराने टाइम की बात करें तो घर में जो राख होती है, ऐस होती है राख, चूल्हे की राख होती है, और उस राख को आप अपनी अंगुली के ऊपर आप लगाएं, और अंगुली पे लगा के अपने दांतों के ऊपर आप रगड़ेंगे तो आपके दांत क्या है? चमकने लग जाएंगी, क्योंकि इसमें जो ऐस के
पार्टिकल हैं, राख में छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं, और वो दांतों के ऊपर जैसे जैसे आपके दांतों पर रगड़ खाएंगे तो दांतों को चमका देंगे। तो ऐसा ही प्रोडक्ट डेंटल प्रोडक्ट में होता है डेंटिफ्राइज। वहाँ राख की जगह कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल या डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, इनको काम में लेते हैं, और इनकी दांतों को जो चमकाने की एक्टिविटी है, ये दांतों को पॉलिश करते हैं, इनको मैं पॉलिशिंग एजेंट बोल सकता हूँ। तो डेंटिफ्राइज की जगह आपको ये लिखे कि पॉलिशिंग एजेंट क्या है डेंटल प्रोडक्ट में, तो एग्जाम्पल इन्हीं का देना, डेंटिफ्राइज का कैल्शियम कार्बोनेट, डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, यही एग्जाम्पल देने। और इनको दांतों की जो पॉलिश करने की जो एबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकी पार्टिकल साइज़ पे। जैसे मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ तो ये पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ी होगी तो दांतों के साथ रगड़ लगेगी, और उस रगड़ से आपके दांत जो है घिस जाएंगे, उनके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएगा, निशान बन जाएगा। और यदि पार्टिकल छोटे हुए तो ये एब्रेसिव और पॉलिशिंग एक्शन इनका बेटर नहीं आएगा। इसलिए जो डेंटिफ्राइज हैं इन्हीं को बोलते हैं पॉलिशिंग एजेंट, और ये दांतों को पॉलिश करते हैं, और इनकी पॉलिशिंग एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकी पार्टिकल साइज़ के ऊपर क्या है डिपेंड करती है, इनकी पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करती है। तो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि डेंटल प्रोडक्ट में एज ए पॉलिशिंग एजेंट क्या काम में लेंगे, तो आपको यही एग्जाम्पल बोलने, और इनकी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनकी पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करेगी। तो ये बातें रखने, और ये कैसे आपको दांतों को पॉलिश करते हैं, तो मैं कहूँगा बाई अब्रेसिव एक्शन। अब्रेसिव का मतलब होता है कि मूविंग सरफेस के बीच में रगड़ लगती है, जैसे आप इसको ऐसे ऐसे घिसेंगे अपने दांतों को, तो इनके अब्रेसिव एक्शन से हमारे दांत जो है पॉलिश हो जाएंगे। लेकिन यदि ज़्यादा प्रेशर से आपने अपने दांतों को ब्रश से या अंगुली से रगड़ा तो फिर उसके ऊपर क्या है, ये एब्रेसिव एक्शन ज़्यादा आएगा, दांत घिस जाएंगी और उनके ऊपर निशान बन जाएंगे। तो इसलिए हल्के हाथ से आपको क्या है, आपको हमेशा टूथपेस्ट जो है वो करनी चाहिए, टूथ पाउडर करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, एक पार्ट हो गया दूसरा, क्लीनिंग और फोमिंग एजेंट। जब भी हम टूथपेस्ट या टूथ पाउडर को काम में लेते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं मुंह में झाग आ जाते हैं, फोम बन जाते हैं। और तो ये फोमिंग एजेंट कौन है, और फोम जैसे आप कपड़े के ऊपर आप साबुन लगाते हैं तो आपको पता है कपड़े पे साबुन रगड़ते हैं तो फोम बन जाता है और कपड़ा साफ भी हो जाता है, तो एक ही बात है। तो ऐसे ही हमारे दांतों के लिए क्लीनिंग और फोमिंग का काम कौन करेंगे, सोडियम लोराइल सल्फेट, जिसको शॉर्ट में देखो SLS ऐसे ही बोल सकते हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट जो है इसको बोल सकते हैं। तो ये सोडियम लोराइल सल्फेट जो है ये क्लीनिंग और फोमिंग का जो है काम करता है। ये एक तरह से क्या है, आप कह सकते हो ये ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज सरफेक्टेंट होता है, एनायनिक सरफेक्टेंट होता है जो क्लीनिंग और फोमिंग का काम करेगा। जिस तरह से हमारे घर में कपड़ों के लिए डिटर्जेंट और साबुन काम में लेते हैं, वैसे ही हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए और फोम करने के लिए, दांतों पे कोई भी धब्बा हो, स्पॉट हो, उसको रिमूव करने के लिए सोडियम लोराइल सल्फेट जो है इसको काम में लेते हैं। और ये एक एनायनिक क्या है, सरफेक्टेंट होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक पार्ट किया मैंने, डेंटिफ्राइज जिनको पॉलिशिंग एजेंट बोलते हैं, एक्टिविटी पार्टिकल साइज पे। दूसरा क्लीनिंग और फोमिंग के तौर पे सोडियम लोराइल सल्फेट जिसको हम एनायनिक सरफेक्टेंट बोलते हैं। अब इसके बाद तीसरी बात आती है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डेंटल कैरीज। देखो प्रोफाइलेक्सिस वर्ड का मतलब होता है पहले से ही। तो जैसे मैं कहूँ आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपको हेलमेट एक्सीडेंट के बाद लगाना है पहले, तो आप कहेंगे पहले से ही लगाएंगे, तो इसका मतलब दैट इज़ प्रोफाइलेक्सिस। तो इसलिए प्रोफाइलेक्सिस का मतलब यह है, तो यूज़ फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डेंटल कैरीज। आपके दांत जो है झड़ने लग जाएं, दांतों में खड्डे पड़ जाएं, तो उसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड या स्टेनस फ्लोराइड जो है इसको काम में ले सकते हैं। तो जहाँ भी वर्ड आए किसका, डेंटल कैरीज का नाम आए, तो एंटी कैरीज क्या है, फ्लोरीन याद रखना है। तो देखो सोडियम फ्लोराइड, ये जो फॉर्मूला है NaF, ये भी एग्जाम में पूछा है, नाम लिख के
क्या इस तरह से क्वेश्चन आया है कि सोडियम फ्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, और फिर आपको अलग अलग फॉर्मूला देता है। जो करेक्ट वन है वो तो है NaF, क्योंकि सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे लिखते हैं NaF2 या इसमें लिखते हैं Na2F, ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है कि सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या है NaF, और जहाँ फ्लोरीन आ गई वो क्या है, डेंटल कैरीज को ठीक करता है। और आप टीवी में ऐड देखते होंगे टूथ प्रोडक्ट के, और वो टूथपेस्ट का जो ऐड में आता है वो आपसे क्वेश्चन करता है, आपसे टीवी के अंदर ऐड वाला बोलता है कि आप अपने टूथपेस्ट से सवाल कीजिए। क्या सवाल करें, टूथपेस्ट कोई बोलती थोड़ी है, लेकिन वो ऐसे समझाता है टूथपेस्ट से सवाल कीजिए कि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोरीन है कि नहीं। तो जिसमें फ्लोरीन होगा उसके अंदर क्या है, डेंटल कैरीज को वो रोक सकता है। तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसके बाद है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। डिसेंसिटाइजिंग का मतलब ये है, पहले मैं सेंसिटाइजिंग वर्ड का मतलब बताता हूँ। तो कई बार आप जब दातुन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दांतों में झंझनाहट फील होती है, ठंडा गर्म फील होता है। वो झंझनाहट इसलिए क्योंकि आपके दांतों के चारों तरफ की, आपके टूथ की जो आउटर कवरिंग है, और हमारे टीथ की जो आउटर कवरिंग है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इनामल। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इनामल। और जो आउटर कवरिंग है ये घिस जाती है, क्योंकि दांतों को हम कई बार क्या है मिसयूज करते हैं। कैसा मिसयूज, कि आप दांत आपको खाना खाने के लिए दिए हैं, लेकिन आप दांतों को आपस में घिसते रहते हैं, बार बार घिसते रहते हैं। या मान लीजिए दांत से आपने कोई बोतल का ढक्कन खोल दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोतल का ढक्कन दांत से ही खोलते हैं, जबकि उसके लिए ओपनर अलग से आता है। तो इस तरह से, या कोई और चीज़ को काटना है, खींचना है, लोहे की चीज़ को, लोहे के वायर को ही काटना है, तो कई लोग ऐसे केस में दांतों को काम में लेते हैं। और ऐसे केस में दांतों की जो आउटर कवरिंग है, टीथ की आउटर कवरिंग इनामल घिस जाती है, डैमेज हो जाती है, और फिर आपको सेंसिटाइजेशन फील होता है। तो ऐसे केस में डॉक्टर भी जो टूथपेस्ट या टूथ पाउडर देगा उसमें डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होगा, जो कि जैसे मैं लिखा स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ये डिसेंसिटाइजिंग है। और लिखें तो मैं लिखता हूँ, देखो पोटेशियम, मैंने POT शॉर्ट में लिखा है। पोटेशियम क्या है, नाइट्रेट। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और इधर ये स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ये आपके क्या है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट हैं। दांतों में झंझनाहट होती है तो उसको ठीक करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट या स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो है इसको काम में लेते हैं एज ए डिसेंसिटाइजिंग। इसके अलावा बात करें तो कई बार हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और पता लगता है कि आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया, तो वो ऐसा टूथपेस्ट देगा या ऐसा कोई आप कहेंगे माउथ वॉश देगा जिसमें कोई एंटीबैक्टीरियल एजेंट होगा। तो एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट कौन है, ट्राइक्लोसन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि डेंटल प्रोडक्ट में एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट क्या है, ट्राइक्लोसन। डिसेंसिटाइजिंग क्या है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। एंटी कैरीज क्या है, तो कहेंगे सोडियम फ्लोराइड या स्टेनस फ्लोराइड। क्लीनिंग फॉर्मिंग का काम कौन करेगा, सोडियम लोराइल सल्फेट, जो कि एनायनिक सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट को उसकी HLB वैल्यू से करेक्टराइज करते हैं। और इस सोडियम लोराइल सल्फेट की HLB वैल्यू कितनी होती है, 40 होती है। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि डेंटिफ्राइज के तौर पे हम क्या यूज़ करेंगे, या आप कहें कि डेंटल अब्रेसिव और पॉलिशिंग एजेंट के तौर पे क्या लेंगे, तो ये साल्ट काम में लेंगे। अब ये आपके जो डेंटल प्रोडक्ट, मैंने 2 टाइप के प्रोडक्ट बताए, एक मैंने बताया टूथ पाउडर और दूसरा मैंने क्या, टूथपेस्ट। यदि टूथपेस्ट लेंगे तो टूथपेस्ट आपको पता सेमी सॉलिड होती है ना, और टूथपेस्ट सेमी सॉलिड होती है तो उसके अंदर हम क्या करें, जितने भी ये कंपोनेंट हैं इनको हम, क्योंकि नॉर्मल देखो ये आपका सोडियम फ्लोराइड है, डिसेंसिटाइजिंग है, ये तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट में आते हैं। बाकी नॉर्मल टूथपेस्ट में आपका कोई भी एक डेंटिफ्राइज होगा, क्लीनिंग फॉर्मिंग एजेंट होगा, उसके बाद आप इसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट होगी तो पेस्ट बना के उसमें पानी ऐड करेंगे, और चूँकि
पेस्ट में आपने पानी ऐड करके उसको सेमी सॉलिड बना के टूथपेस्ट को आपने ट्यूब में पैक कर दिया, लेकिन बार बार उसका ढक्कन खोलेंगे और बंद करेंगे तो उसके अंदर का वाटर वेपोराइज हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आपकी टूथपेस्ट जो है ड्राई होके वो पाउडर बन जाएगा और उस ट्यूब के अंदर फंस जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट होती हैं उनके अंदर एक कंपोनेंट ऐड करते हैं जिसका नाम है ह्यूमेक्टेंट, जिसका नाम क्या है HUMECTANT, ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट ऐड करेंगे और ह्यूमेक्टेंट्स का काम क्या होता है, जो आपने वाटर मॉलिक्यूल या पानी आपने ऐड किया है और साथ में यदि हमने ह्यूमेक्टेंट ऐड कर दिए तो ये बहुत सारी पेस्ट में, जेल में, आपके ऑइंटमेंट में, क्रीम में ह्यूमेक्टेंट ऐड करते हैं। सब जगह एग्जाम्पल वही होंगे, मेकनिज़म वही होगा। और ह्यूमेक्टेंट के तौर पे हम क्या लेंगे, जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन काम में लेंगे, सोर्बिटोल काम में लेंगे, या हम प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है इसको काम में लेंगे। देखो ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, तो ये ह्यूमेक्टेंट हैं। चाहे आप किसी क्रीम की बात करें, चाहे आप पेस्ट की बात करें, चाहे आप ऑइंटमेंट की बात करें, ह्यूमेक्टेंट का नाम आएगा तो एग्जाम्पल वही होंगे ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इनको काम में लेते हैं। और ये जो ह्यूमेक्टेंट है, जैसे ही इनको आप मिलाएंगे, किसी एक को, दो को मिला दें, और जैसे आप पेस्ट में, टूथपेस्ट में, क्रीम में मिलाएंगे तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके साथ में ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो वाटर का जो वेपोराइजेशन होता है, इवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता, मैंने कहा टूथपेस्ट का रोज़ हम पेस्ट करने से पहले उसका ढक्कन खोलते हैं और खुलाई बंद छूट गया तो ऐसे केस में क्या है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाएंगे। जैसे आप सैनिटाइज़र होता है और जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हैं उनका यदि आपने ढक्कन खुला छोड़ दिया तो अल्कोहल वेपोराइज हो जाएगा और उसके बाद आपका जो सैनिटाइज़र है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो तुरंत उसको यूज़ करते उसका ढक्कन हम तुरंत से क्लोज करते हैं, एयर टाइट रहना चाहिए। तो सेम चीज़ है, टूथपेस्ट जो है इसमें वाटर होता है, लेकिन वाटर अल्कोहल जितना वेपोराइज तो नहीं होता, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल का वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन होता है, इसलिए आपकी टूथपेस्ट ड्राई हो जाएगी। और ड्राई ना हो तो उसमें ह्यूमेक्टेंट ऐड करेंगे जिसमें ग्लिसरीन, सोर्बिटोल या प्रोपिलीन ग्लाइकोल काम में ले सकते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो वाटर का जो वेपोराइजेशन है वो कम होगा, और कम होगा तो आपकी जो टूथपेस्ट है उसका वेपोराइजेशन कम हुआ तो वो ड्राई नहीं होगी, इसमें ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। इसलिए आपको याद रखना है, कोई कहे कि आपके टूथपेस्ट के अंदर ह्यूमेक्टेंट के तौर पे क्या लेंगे, तो ग्लिसरीन, सोर्बिटोल और क्या है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ग्लिसरीन, सोर्बिटोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल, और क्यों लेंगे, ताकि वो ड्राई जो है नहीं होगी, उसको ड्राई होने से क्या है, रोकेंगे। अब यदि मैं लास्टली आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूँ कि आपके जो डेंटल प्रोडक्ट हैं उनके अंदर कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है आप परफॉर्म करेंगे, तो क्वालिटी कंट्रोल पे ऊपर सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, इनकी पीएच चेक करेंगे। तो कोई पहले और बाद में नहीं, जस्ट पहले तो मैंने बोल दिया कि ऐसा नहीं कि पीएच ही पहले देखेंगे, आप उनकी पीएच चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो ओरल कैविटी है उसकी पीएच कितनी होती है, तो ओरल कैविटी की पीएच है 6.8, ये तो एग्जैक्टली आपको याद रखनी है, बाकी 5 से 7 की रेंज में होती है। तो आपका जो टूथपेस्ट और टूथ पाउडर है उसकी पीएच भी लगभग इसके आसपास होगी, तो ही वो आपकी ओरल कैविटी के साथ में कंपैटिबल रहेगी, तो पीएच चेक करेंगे। दूसरा, इनकी डेंटिफ्राइज जो है इनका काम क्या है, इनका काम है पॉलिशिंग एजेंट हैं, और ये पॉलिशिंग कैसे करेंगे, अब्रेसिव एक्शन से करेंगे, ये मैंने आपको बताया। और अब्रेसिव पावर किस पे डिपेंड करती है, अब्रेसिव एबिलिटी इनकी पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है। इसलिए दूसरा टेस्ट टूथ प्रोडक्ट का आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे पार्टिकल साइज, और इनकी पार्टिकल साइज, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है या आपने डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो भी आपने यूज़ किया है उसकी पार्टिकल साइज जो है वो
ऑप्टिमम होनी चाहिए। अब देखो, ये पार्टिकल साइज़ आपको याद नहीं करनी, ये आपको कतई एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत स्पेसिफिक हैं, टीचर को भी याद नहीं होती हैं। आप 10 जगह देखेंगे और फिर इनकी बहुत सारी एक वाइड रेंज है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो कोई पार्टिकल साइज़ आपको नहीं रटना, लेकिन हाँ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि डेंटल प्रोडक्ट, टूथ प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल क्या, उसकी पीएच देखेंगे, उसकी पार्टिकल साइज़, ये जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट इसकी पार्टिकल साइज़ देखेंगे। इसके अलावा न तो जो ज़्यादा होगी ना छोटी होगी। इसके अलावा क्या देखेंगे, इसके अलावा मैं कहूँगा इनकी क्लीनिंग और फॉर्मिंग एबिलिटी क्या है। जो आपके यहाँ लिखा हो देखो, क्लीनिंग और फॉर्मिंग एजेंट, तो उसकी क्लीनिंग और फॉर्मिंग एबिलिटी क्या है ये चेक करेंगे। तो दांतों को कितना क्लीन करता, कितना फॉर्म बनता है, तो क्लीनिंग और फॉर्मिंग एबिलिटी जो है वो चेक करेंगे। तो पीएच चेक करेंगे ताकि ओरल कैविटी के साथ में प्रोडक्ट मैच करे। पार्टिकल साइज ताकि उसकी क्लीनिंग, ताकि उसकी अब्रेसिव और पॉलिशिंग एक्शन आए। क्लीनिंग और फॉर्मिंग एबिलिटी चेक करेंगे। जो सोडियम लोराइल सल्फेट है ये यूज़ काम में लेते हैं। इसके अलावा क्या देखेंगे, यदि आपकी टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट यदि ट्यूब के अंदर भरी हुई है तो मैं ट्यूब को दबाऊँगा, दबाते ही आपकी टूथपेस्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे लिक्विड हो और बाहर आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि टूथपेस्ट के ऊपर पूरा जोर लगा रहा हूँ और ज़ोर से दबा रहा हूँ, खूब दबा रहा हूँ तो भी टूथपेस्ट बाहर नहीं आ रही है ना, दोनों हाथों से दबा रहा हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए उसकी कॉन्सिस्टेंसी का मतलब है, जैसे घर में हम खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी या दलिया बनाते हैं तो इतना भी नहीं कि बिल्कुल पानी जैसा हो और ऐसा भी नहीं बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, तो उसकी क्या है, एक कॉन्सिस्टेंसी है, TENCY। तो इसलिए उसका गाढ़ापन कैसा होगा, न तो बहुत ज़्यादा विस्कस हो और न ही बहुत ज़्यादा क्या हो, लिक्विड हो, तो ये कॉन्सिस्टेंसी भी चेक होती है। तो ये हमने कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर जो हैं वो याद किए हैं कि जो भी आपका डेंटल प्रोडक्ट है उसकी पीएच देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है इनकी पार्टिकल साइज़, उसी के ऊपर इनकी पॉलिशिंग एबिलिटी डिपेंड करती है। फिर आप जो भी एनायनिक सर्फेक्टेंट लेंगे, कॉमनली सोडियम लोराइल सल्फेट यूज़ करते हैं, यही याद रखना, उसकी क्लीनिंग और फॉर्मिंग एबिलिटी क्या है, और आपकी टूथपेस्ट जो है वो कितना विस्कस है, ये चीज़ हम देखेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो थोड़ा आप कह सकते हो ऊपर के लेवल का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कई बार पूछ लेते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास में एक व्हीकल है, ये क्या है, जैसे मैंने बीकर बनाया, इसे मैंने पानी डाल दिया और इस व्हीकल में मैं एक्सेस में मतलब ज़्यादा में, तो देखो मैंने थोड़े से ऐड किए, तब तो ये मैं जो ऐड कर रहा हूँ ये डॉट डॉट, ये क्या पार्टिकल, और मैं कहूँ इस पानी के अंदर ये जो पार्टिकल मैं ऐड कर रहा हूँ यदि पानी में सोलेबल नहीं हो तब तो ये इनिशियली क्या बना है, आपको पता ये बना है क्या, सस्पेंशन बना है। तो मैंने बीकर लिया, बीकर में पानी भरा यहाँ तक, उसके अंदर मैंने कुछ पार्टिकल डाले थोड़े से जो इस पानी में सोलेबल नहीं है, तो ये क्या बना, सस्पेंशन है ना। और ये पार्टिकल अलग अलग दिख रहे हैं तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। फिर मैंने क्या किया, इन पार्टिकल को और ज़्यादा ऐसे ऐड करना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं इनको ऐड करता गया तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आने लग गए, और जो पानी था वो आपका धीरे धीरे अब क्या होने लग गया। आप बताओ, पानी में ज़्यादा पार्टिकल ऐसे ऐड करेंगे तो पानी आपका गाढ़ा हो जाएगा और वो सस्पेंशन नहीं होके वो क्या बन जाएगा, वो आपका पेस्ट बन जाएगा। तो यही मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी व्हीकल में, पानी व्हीकल है ना, और पानी के अंदर यदि आपने ड्रग को थोड़े अमाउंट में ऐड किया है तो, और ड्रग उस पानी में इनसोलेबल है, सोलेबल नहीं होती है, यानी इनसोलेबल है, तब तो बनता है सस्पेंशन। और ड्रग को यदि ज़्यादा अमाउंट में आप इसमें ऐड करते गए तो ऐसे केस में वो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, और उसका क्या बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। चाहे वो पेस्ट आपकी टूथपेस्ट हो, चाहे ये पेस्ट कोई दूसरी मेडिकेटेड पेस्ट हो, है ना, लेकिन क्या बनेगा, पेस्ट। तो मुझे बताइए पेस्ट क्या है, तो पेस्ट आप कहेंगे पेस्ट इज ए कंसंट्रेटेड सस्पेंशन।
पेस्ट एक तरह से सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, लेकिन पेस्ट कैसा सस्पेंशन है? कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसके अंदर आपने ड्रग के पार्टिकल को एक्सेस के अंदर और ज़्यादा ऐड किया है, तो पेस्ट आर कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं कि हमारे पास एक व्हीकल है और उस व्हीकल में हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल को या एक पाउडर है उसको यदि उस व्हीकल में हमने एक्सेस में ऐड कर दिया, एक्सेस आप समझते हो ज़्यादा ऐड कर दिया, तो एक व्हीकल और उस व्हीकल में हमने एक ड्रग के पार्टिकल को या कोई भी पाउडर उसको एक्सेस में ऐड कर दिया और वो उस व्हीकल में सॉल्युबल नहीं होता, तो क्या बनेगा? तो क्या आंसर करेंगे? पेस्ट जो है वो बनेगी, तो पेस्ट बनेगी। दूसरा फिर मैं आपको बता दूं, जो रिहोलॉजिकल स्टडी होती, एक वर्ड आएगा शूटिक्स में आता, मैं अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको कॉमन चीज़ों की देते हुए चलता हूँ। जैसे रिहोलॉजी, रिहोलॉजी एक साइंस है। इसका मतलब क्या है? रिहोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। मैं इसको लिखता हूँ, देखो, फ्लो ऑफ क्या है? लिक्विड, या कोई भी चीज़ उसके फ्लो की जो स्टडी है। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए मेरे पास में ऐसी एक टेढ़ा ऐसा, मैंने ये लीजिए, मैंने यहाँ पे एक चीज़ रख दी ऐसी टेढ़ी, और इसके ऊपर मान लीजिए पानी में गिराऊंगा तो पानी अपने हिसाब से फ्लो करेगा। इस पे शहद डालूंगा, उसका फ्लो अलग टाइप का होगा। इसके ऊपर जेल डालूंगा, पेस्ट डालूंगा, फ्लो अलग होगा। तो डिफरेंट टाइप के जो लिक्विड हैं, इनके फ्लो की स्टडी, फ्लो ऑफ लिक्विड, इनके फ्लो की जो स्टडी है, इसको क्या बोलते हैं? इसी साइंस को बोलते हैं रिहोलॉजी। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपकी पेस्ट है वो रिहोलॉजी के अंदर कैसा फ्लो शो करती है? तो आप कहेंगे डाइलाटेंट। इसको सीधा सीधा रटना है आपको। तो पेस्ट जो है वो रियोलॉजी में कैसा फ्लो देंगे? डाइलेटेंट, यानी ये डाइलेट होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए ये आपका क्या है? व्हीकल है ना, कोई पानी है और इसमें आपके ये पेस्ट के क्या हैं? ऐसे दानेदार कैल्शियम कार्बोनेट या जो भी पेस्ट है उसके पार्टिकल हैं। और जैसे ही मैं इस पेस्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाता हूँ, इसको ऐसे हाथ से इसके ऊपर धक्का देता हूँ ऐसे, तो जैसे ही स्ट्रेस लगाऊंगा तो ये जो व्हीकल है आपका दूर तक फैल जाएगा और ये पार्टिकल भी दूर दूर फैल जाएंगे। और चूंकि ये पार्टिकल दूर दूर फैल जाएंगे तो इनके बीच में खाली जगह काफ़ी हो जाएगी। और ये जो आपका पानी था ये इतने से एरिया के अंदर था और इसमें ड्रग के पार्टिकल, और ये जैसे ही मैंने इस पर ताकत लगाई और इसको फैलाया तो स्प्रेड होके ये दूर तक फैल गया। दूर तक फैल गया तो आपका जो व्हीकल है वो कम पड़ जाएगा और व्हीकल जो है इन पार्टिकल को वेटेड नहीं रख पाएगा और ये आपका सिस्टम जो है डाइलेट हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। तो पेस्ट जो है कैसा फ्लो देती हैं? इस फ्लो को बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लो, या इसी का दूसरा नाम होता है, इसको ये भी बोलते हैं शियर, क्योंकि देखो मैंने इसको ऐसे जोर लगाया, इसको रगड़ा ऐसे, तो इसको बोलेंगे शियर। और इसको क्या बोलेंगे? थिकनिंग। शियर, थिकनिंग, थिकनिंग, शियर, थिकनिंग। एक होता थिनिंग। तो आपकी जो पेस्ट हैं वो रिहोलॉजी में डाइलेटेंट फ्लो देते हैं, या तो ये क्वेश्चन पूछे या बोले कि ये किस तरह का फ्लो देती हैं, तो मैं कहूँगा शियर। शियर देखो किसको बोलते हैं? कोई भी चीज़ को आप हाथ से ऐसे रगड़ेंगे या पेस्ट को मैं ऐसे 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 स्प्रेड करूँगा, ये शियर कर रहा हूँ मैं। तो शियर, और शियर के साथ ये गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं, तो शियर थिकनिंग सिस्टम जो है ये। तो आपकी पेस्ट जो है वो शियर थिकनिंग सिस्टम है, वो डायलिटिस सिस्टम है, और आपकी पेस्ट जो है उनको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सस्पेंशन जो है वो होती हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है उनको आपको रिकॉल करना है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हमारे डेंटल प्रोडक्ट के अंदर आप कहेंगे अब्रेसिव और पॉलिशिंग के तौर पे क्या लेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट, या डेंटिफ्राइज के तौर पे क्या लेंगे, यही। दूसरा क्वेश्चन है मेरा क्लीनिंग और फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे क्या लेंगे, तो एनायनिक सर्फेक्टेंट जो कि सोडियम लोराइल सल्फेट है, इसको काम में लेंगे। फिर मैं कहूँगा एंटी कैरीज के तौर पे क्या लेंगे, तो कैरीज फ्लोरीन की कमी से होती हैं, तो एंटी कैरीज के तौर पे सोडियम फ्लोराइड या स्टेनस फ्लोराइड, इसको काम में लेंगे।
फिर मैंने चौथा क्वेश्चन किया कि हमारे दांतों में सेंसिटाइजेशन होता है, तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या है, तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड या फिर क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर मैं कहूँगा दांत टीथ में सेंसिटाइजेशन क्यों फील होता है, क्योंकि हमारी जो आउटर कवरिंग है इनामल, तो आउटर इनामल जो कवरिंग है उसके ब्रेक होने की वजह से क्या सेंसिटाइजेशन होता है, तो डिसेंसिटाइजिंग के तौर पे इनको काम मिलेंगे। और यदि आपके टूथ में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट क्या लेंगे, ट्राइक्लोसन जो है इसको काम में लेंगे, ये एंटीबैक्टीरियल है। और फिर आपके टूथ के क्वालिटी कंट्रोल जो मैंने आपको बताया कि आपके प्रोडक्ट की पीएच जो है वो क्या है, इसके अलावा उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, पार्टिकल साइज जो है वो क्या है, इस तरह की स्टडी जो है इनके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए ही इतना सा पार्ट ही डिस्कस करेंगे, और आपको कोई भी किसी भी तरह का जो डाउट हो तो उसको मेरे आप व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लें और इसके ऊपर उस क्वारीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। आपको उसका डेफिनेटली मैं सब क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा, लेकिन क्वेश्चन आप देखो लॉजिकल पूछें, जो लॉजिकल क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन पूछें। क्योंकि कल किसी ने पूछा कि सर एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल की एड्रेनल ग्लैंड निकाल दें, तो बताओ उसकी क्रिमिनल नेचर कम होगी कि नहीं होगी। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो हो सकता है आपके दिमाग में हो, लेकिन ना तो एग्ज़ाम के अंदर हम किसी क्रिमिनल की कोई ग्लैंड निकालने वाले हैं, ना ही आपसे कोई पूछने वाला है, क्योंकि ये साइंस है और लिमिटलेस चीज़ें हैं, और इस तरह के जवाब देने के लिए मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता है। इसलिए आप अपने सिलेबस में रह के और जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन है वही क्वारी जो है मेरे से करें। बाकी इस तरह की जो क्वारीज़ हैं वो आप इंटरनेट पे देखें, अपने दोस्तों से पूछें। तो इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद।